प्यारे छात्र छात्राओं, आज की इस कक्षा में हम गुणनखंड, गुणज और उनके गुण पर आधारित पिछली प्रवेश परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को हम आज की इस कक्षा में हल करेंगे। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, 2100 ये अभाज्य गुणनखंड है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको 2100 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी छात्र छात्राओं को किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने आते हों। देखिए, सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 से 2 एकन 2, 2 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, उसका लगा देंगे 0। अब ये हो जाएगा 10, 2 पंजे 10 और 1 0 जैसा था वैसे ही उतर जाएगा। 2 से भाग करेंगे 1050 को, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, हो गया 10 यहां पर, 2 पंजे 10। अब ये जो संख्या है ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसको देखते हैं, यह 3 से विभाजित होगी या नहीं। 5 और 5 10 और 2 12। इस संख्या के तीनों अंकों का योगफल 12 आया है, और जब किसी संख्या में दिए गए अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो अब इसको 3 से भाग देंगे हम, 3 एकन 3, बच जाएंगे यहां से 2, हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, यहां से 1 बचेगा, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। अब ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 7 और 5 12 और 1 जोड़ेंगे 13, 13 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको 5 से विभाजित करेंगे हम, 5 तिया 15, यहां से 2 बचेंगे, पीछे उतार लेंगे हम 5, तो 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। अब ये 5 से विभाजित होगी, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो संख्या 2100 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 बार आया है, 3 एक बार है, और 5 यहां पर 2 बार है, और 7 एक बार है। तो कौन से विकल्प में ये अभाज्य गुणन हमको दिए गए हैं? 2 बार 2, 1 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 7। तो यहां पर विकल्प नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर सी में संख्या 2100 के यही वाले अभाज्य गुणनखंड हमको दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, संख्या 640 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये प्रश्न देखिए 2020 में आपकी प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न प्रश्न में कहा गया है संख्या 640 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। अब करते हैं इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकन 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12 और फिर 0 का 0। फिर 2 से 2 अट्ठे 16 और 0। फिर 2 से भाग करेंगे, किसी संख्या को 2 से भाग करने का मतलब है उस संख्या का आधा लिखना है। अब 2 से जब 80 को भाग करेंगे तो 80 का आधा हो जाएगा 40। अब 40 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा 20 आ जाएगा। 20 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा 10 आ जाएगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा 5 आ जाएगा। अब 5 तो अभाज्य संख्या है, केवल 5 से ही विभाजित होगी एक बार। तो संख्या 640 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 देखते हैं कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो यहां पर 2 है। और एक बार यहां पर 5 है। अब देखते हैं 640 के ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किए हैं, ये कौन से विकल्प में दिए गए हैं। 7 बार 2 कौन से विकल्प में है? यहाँ पर 3 3 2 5 ही है, ये 3 और 3 6 और 1 7 और एक बार 5 है। ऑप्शन नंबर डी में संख्या 640 के सही अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज संख्या ए है। प्रश्न में कहा गया है 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज जो है वह संख्या कैपिटल ए है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो संख्या ए क्या है? तो इस प्रश्न में हमसे कहा गया है किस कोई एक संख्या है ए,
जो 9 और 7 दोनों का गुणज है, और वह जो संख्या है, ये ए वाली जो संख्या है, ये 1200 और 1300 के बीच की कोई सी संख्या है, और 9 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। तो अब हमको वो संख्या देखनी है यहाँ पर जो 9 का भी गुणज हो और 7 का भी गुणज हो, और संख्या 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 1197 है, ये तो 1200 और 1300 के बीच में नहीं है। तो इन तीन संख्याओं में से भी कोई एक संख्या होगी जो 7 का भी गुणज है और 9 का भी गुणज है। तो कोई संख्या अगर 7 का और 9 का गुणज है, तो इसका मतलब है वह 9 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। अब इन तीनों संख्याओं को हम देख लेते हैं, कौन सी संख्या 9 और 7 दोनों से विभाजित है। वही संख्या 1200 और 1300 के बीच में 9 और 7 दोनों का गुणज कहलाएगी ए। अब देखते हैं। देखिए, 9 से विभाजिता का नियम होता है, कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब उसके सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। अगर हमको इनको जोड़कर देखें, 6 2 8 और 1 9, तो यहाँ पर अंकों का योग 9 आया, 9 तो 9 से विभाजित हो जाता है। तो यह संख्या 9 से तो विभाजित है। अब इसको हम 7 से और देख लेते हैं। 7 से और देखते हैं यह विभाजित है या नहीं। 7 से, 7 एकन 7, और यहाँ बच गए 5, उतार लिया हमने 6, 7 अट्ठे 56, और ये 0 0 उतारेंगे, 0 में पढ़ा जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0। तो शेषफल हमको यहाँ पर 0 मिला है। तो इसका मतलब यह है संख्या 7 से 1260 पूरा पूरा विभाजित हो गया है। इसका मतलब है 7 का गुणज 1260 भी है। तो यह संख्या 7 से भी विभाजित है। और इस प्रश्न में हमको वही संख्या ढूंढनी थी जो 9 से भी विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो, मतलब 9 का भी गुणज हो और 7 का भी गुणज हो। तो संख्या 1260 जो है वह 9 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है और 7 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो यही वह संख्या है जो 1200 और 1300 के बीच में है, जो 9 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। आगे की संख्या हम चेक ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर तो मिल गया है। हमको वह संख्या ढूंढनी थी 1200 और 1300 के बीच में जो 9 का भी गुणज हो और 7 का भी गुणज हो। तो जब कोई संख्या 9 का गुणज होगी तो वह 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 7 का गुणज होगी तो 7 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमको बस इन चारों में से वही संख्या ढूंढनी है जो 9 और 7 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 1260 9 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम अगला वाला प्रश्न देखते, देखिए 7 6 2 8 और 1 9, तो ये संख्या 9 से तो विभाजित है, और इसको अगर हम 7 से भाग करें, देखिए सातिकन 7, 7 यहां से 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 1 बचेगा, और 16 7 से विभाजित होता नहीं है। तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। हमको वो संख्या ढूंढनी है जो 9 से भी विभाजित हो और 7 से भी। तो ये तो केवल 9 से विभाजित है। ये देखते हैं, 6 6 12 और 2 14 और 1 15, 15 9 से विभाजित नहीं होता। तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 7 से देख लेते हैं, 7 एकन 7 बचे 5, 7 अट्ठे 56, और 7 के पढ़े में 6 आएगा नहीं। तो यह संख्या 7 से भी विभाजित नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी में जो संख्या दी गई है वह 9 और 7 दोनों से विभाज्य है। इसलिए 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो संख्या ए है वह है 1260। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। अब इस प्रश्न में हमसे कहा गया है संख्या 6 जो है उसके पहले 4 गुणजों का योग बताना है। देखिए, 6 के जब हम गुणज लिखेंगे, 6 का पहला गुणज तो 6 रहेगा, 6 एकन 6, दूसरा गुणज 6 दूनी 12, तीसरा गुणज 6 तिया 18, और चौथा गुणज 6 चौक 24। इन जो पहले 4 गुणज हैं 6 के, उन सभी का योग निकालना है। तो बस इनको हमको जोड़कर बताना है कि जोड़कर कितना आएगा। योग का मतलब सभी संख्याओं को जोड़कर जो संख्या मिलेगी वह योग कहलाती है। तो 12 6 18, 18, देखिए 12 6 18 और 18 जोड़ेंगे 36, और 36 में हम जोड़ेंगे यहां पर 24, तो हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। प्रश्न में हमसे कहा गया था 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताना है। तो 6 के पहले 4 गुणज है, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। जो किसी संख्या के, देखिए 6 के पहाड़े में जो संख्या आएंगी वह उसके गुणज कहलाती हैं। तो 6 का पहला गुणज लिखना है 6 एकन 6,
छह दूनी 12, छह ते 18, छह चौक 24। तो अगर किसी संख्या के हमको गुणज निकालने होते हैं तो उस संख्या की गुणा अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या से कर देते हैं तो हमको उस संख्या का वह गुणज मिल जाता है। जैसे हमको इस संख्या 6 का पांचवा गुणज याद करना होता तो हम इसको 5 से गुणा कर देते, 5 छंग 30। अगर इस संख्या का हमको 10वां गुणज निकालना है तो 6 की गुणा 10 से कर देंगे 60। तो शुरू के हमको 4 गुणज निकालने थे तो पहले हमने 1 से गुणा करी, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो ये 6 गुणज आ गए। फिर सबका योगफल बताना था, सबको जोड़कर आएगा 60। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब 6 के इस बार हमको 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। तो देखिए 6 का जो पहला गुणज होगा वह है 6, 6 गण 6, 6 दूनी 12, 6 थे 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो ये प्रथम 5 गुणज आ गए हैं संख्या 6 के। अब सभी का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो 6 + 12 + 18 + 24 + 30। अब सभी को हम जोड़कर बता देंगे कितना है। देखिए 12 6 18 और 18 जोड़ेंगे 36, 36 में हमने जोड़ा 24 तो हो गया 60 और 60 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। तो संख्या 6 के जो प्रथम 5 गुणज हैं सभी का योगफल आया है 90। तो 90 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर हमको बताना है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न में हमसे कहा गया है, ये प्रश्न में कहा गया है 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से, जो 6 के शुरू के 5 गुणज हैं उनके योग से जो संख्या हमको मिलेगी उस संख्या के धाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का हमको अंतर बताना है। कि जो संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज हैं उस उन पांचों गुणजों का जो योगफल होगा उस योगफल में जो इकाई और धाई के स्थान पर अंक आएगा उन दोनों का अंतर बताना है कि उनको घटाकर क्या मिलेगा हमको। देखिए 6 के अगर हम प्रथम संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज अगर हम लिखें तो आएंगे 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। और फिर अगर हम इनका योग ज्ञात करें तो इन सभी का योग अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में ज्ञात किया था, आया था 90। तो योग आया है 90 और 90 में इकाई के स्थान पर तो अंक है 0 और दहाई के स्थान पर अंक है, देखिए ये इकाई का अंक है 0 और दहाई का अंक है यहां पर 9। संख्या 6 के 5 प्रथम 5 अभाज्य गुणज के पांचों गुणज का जो योगफल है वह 90 है और 90 में इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 9 है। प्रश्न में हमको इस योग के इकाई और दहाई के अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और जब हम इन अंकों का अंतर निकालेंगे तो बड़े अंक में से छोटा अंक घटा देंगे, 9 में से हम 0 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 9। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए अब, प्रश्न संख्या 7, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है संख्या 13 के जो प्रथम 7 गुणज हैं उनका योग किसके निकटतम होगा, किस संख्या के आसपास है ये हमको बताना है। 13 के 7 गुणजों का योग, देखिए एक सूत्र लिख लीजिए। अगर आपको किसी संख्या के 2 गुणजों, 3 गुणजों, 4 या किसी संख्या के कितने भी गुणजों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र है। जैसे किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग का सूत्र होता है xn n+1 और बटे में 2। ये है किसी भी संख्या के प्रथम n गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए। जैसे इस प्रश्न में हमको संख्या 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकालना है तो यहां संख्या हमारी हुई 13। संख्या 13 के प्रथम
एन कितने गुणज का योग निकालना है हमको? 7 का। तो यहां लिख देंगे 7 गुणजों का योग बराबर एक्स का मान संख्या हमारी है 13 और एन कितने गुणजों का योग निकालना है? 7 का। तो एन के स्थान पर 7, फिर एन के स्थान पर 7 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे में आ गया 2। अब देखिए 13 गुणा 7 गुणा 7 में एक जोड़ेंगे 8 और बटे में है 2। 2 से अगर हम इस 8 को भाग करें तो 4 आ जाएगा। अब सबकी गुणा कर लीजिए। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और गुणा 4, 4 एकन 4, 4 नम 36। तो संख्या 13 के प्रथम 7 गुणजों का जो योगफल आया है वह 364 आया है। कितना है? 364। अब 364 इनमें से किस संख्या के निकटतम है? 364 के जो पास वाली संख्या है 365 है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगर आपको यह सूत्र याद नहीं है तो फिर आपको कैसा करना होगा यह प्रश्न। देखिए हमको संख्या 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकालना था। तो संख्या 13 के हम पहले 7 गुणज लिख लेंगे। 13 कन 13, 13 दूनी 26, 13 त्या 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। अब ये शुरू के 7 गुणज आ गए हैं। अब सभी का योगफल ही तो बताना था तो सबको हम जोड़ लेंगे। 13 में 26 जोड़ेंगे फिर 39, तो इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा? जुड़ने के बाद 364 ही मिलेगा जो हमको इस सूत्र की मदद से मिला था। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है संख्या 13 के प्रथम 7 गुणों का जो योग है वो किस संख्या के निकट है? निकटतम को मतलब पास में है। तो 364 आया था, 364 के पास में देखिए 360, 370, 365, 375, तो पास में तो 365 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, संख्या 30 के गुणनखंड है। तो संख्या 30 के हमको गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? अगर किसी संख्या के हमको गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड का मतलब होता है वे संख्याएं जो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी, वे इस संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। देखिए संख्या 30 को पूरा पूरा विभाजित कर देने वाली संख्याएं ही संख्या 30 के गुणनखंड कहलाएंगी। देखिए 30 किन किन संख्या से विभाजित हो जाएगा? देखिए 30 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 1 से इसको भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। 2 से 30 15 बार विभाजित हो जाएगा। 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 ढाई 30, फिर 5 छंग 30, फिर 6 पंजे 30, फिर 10 से भी विभाजित होगा ये, 10 तिया 30, फिर 15 दूनी 30 और फिर होता है पिसीकन 30। तो इन सभी संख्याएं, देखिए ये जो संख्या लिखी है हमने 30 के आगे, ये सभी संख्या 30 के गुणनखंड कहलाएंगी क्योंकि ये सभी संख्याएं इसको पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। देखिए अगर इन संख्याओं से हम संख्या 30 को भाग करेंगे तो शेषफल हमको 0 ही मिलेगा क्योंकि ये सभी संख्याएं संख्या 30 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं, तो ये सभी संख्या अपवर्तक है 30 की। तो देखते हैं किस विकल्प में ये सभी संख्याएं दी गई हैं। 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में हमको संख्या 30 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया था और संख्या 30 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जो संख्या 30 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में सभी गुणनखंड लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9, 50 से कम 7 की गुणन वह संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 50 से जो कम है और 7 की जो गुणन है, 7 की जो गुणज संख्या है वह संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। 50 से कम 7 के गुणज कि वे 7 के गुणज में वह संख्या हमको बतानी है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 50 से कम 7 से के गुणन वाली संख्या कौन सी होगी? 7 का गुणज एक 7 रहेगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49। तो ये सभी जो संख्या है ये 50 से कम है और 7 के गुणज है, सभी 7 के गुणन है। अब इन संख्याओं में से हमको वो संख्या बतानी है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए
जब 7 के टुकड़े करेंगे तो केवल 7 से ही विभाजित होगा, एक ही आएगा। 14 के जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, तो इसमें 2 गुणा 7 मिलेगा। और 21 के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21। फिर 28 के अभाज्य गुणनखंड में जब करते हैं तो 2 से 14 बार, फिर 2 से 7 बार, फिर 2 से वो 7 एकम 7, तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 7 आया है। फिर 35 के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 से भी, 3 3 से नहीं होगी, 5 सत्ते 35, 5 से फिर 7 से। और 42 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से विभाजित होगी ये, 2 से 21 बार, फिर 3 से 7 बार और 7 से 1 बार, 2 गुणा 3 गुणा 7 आएगा। और 49 के अभाज्य गुणनखंड में 7 गुणा 7 आएगा। अब हमको 50 से कम वह संख्या देखनी थी जो 7 का गुणज भी हो और जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड, अब देखते हैं, 7 के केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है, इसमें एक। 14 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 7 है, इसमें केवल 2 अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अभाज्य संख्या जो किसी और से विभाजित ना हो। 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 7 है, तो इसमें भी 2 है। 28 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए यहां पर 2 है और 7 है, कितना आया है, 2 आया है और 7 आया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हुई, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहां पर है 2। देखिए इसमें वैसे तो 3 लिखेंगे हम, पर यहां संख्या, अभाज्य संख्या को पूछा गया है कि वह संख्या बतानी है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो, तीनों अभाज्य संख्या बतानी है। तो यहां पर 2 तो 2 बार आया है, पर है तो 2 ही, 2 1 हो जाएगा और 7 भी 1 है, 5 1 है, 7 भी 1 है, तो इसमें भी कितने गुणनखंड है इसके, ये 2 निकले हैं। 42 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है, तो यहां पर 3 अलग अलग अभाज्य संख्या है, तो 3 अभाज्य गुणनखंड केवल 42 में है। तो 42 कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ये हमको 7 की गुणज 50 से कम वह संख्या देखनी थी जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो। तो 42 में 3 अभाज्य गुणनखंड है, 2 3 और 7। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिखने हैं हमको, 12 और 15 के सभी सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिखने हैं। देखिए सर्वनिष्ठ गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जो 12 के भी गुणज होंगी और 15 के भी गुणज है, गुणनखंड है। वे संख्याएं जो 12 की भी गुणनखंड है और 15 की भी गुणनखंड है, वे सभी संख्याएं ही सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगी। अब ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को, देखिए 1 से 12 विभाजित हो जाएगा, 2 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, 4 से भी 12 विभाजित हो जाएगा। तो ये तीनों संख्या 12 के तो गुणनखंड है। पर देखिए 1 से 15 विभाजित हो जाएगा, पर 2 से 15 तो विभाजित नहीं होगा, 4 से 15 विभाजित नहीं होगा। तो ये तीनों संख्या 12 के तो गुणनखंड है पर 15 के गुणनखंड नहीं है, तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। अब देखिए 1 से 12 विभाजित हो जाएगा, 1 से 15 भी विभाजित होगा, 3 से 12 विभाजित हो जाएगा और 15 भी विभाजित हो जाएगा, पर 15 से 15 विभाजित होगा, 12 विभाजित नहीं होगा। तो इन तीनों संख्याओं में एक संख्या ऐसी है जो केवल 15 का गुणनखंड है, 12 का नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। फिर 1 और 12, देखिए 1 से 12 विभाजित हो जाएगा, 1 से 15 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पर 12 से 15, 12 से 12 तो पूरा पूरा विभाजित होगा, पर 12 से 15 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये दोनों संख्या भी इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए 1 से 12 भी विभाजित हो जाता है और 15 भी, तो 1 12 का भी गुणनखंड है और 15 का भी गुणनखंड है। संख्या 3 से 12 भी पूरा पूरा विभाजित होगा और 15 भी पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यही दो संख्या है इस विकल्प में जो 12 और 15 दोनों के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। ऐसी दो संख्या हमको छांटनी थी जो 12 के भी गुणनखंड हो और 15 के भी गुणनखंड हो। उन्हीं संख्याओं को हम 12 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। तो ऑप्शन नंबर डी में 1 और 3 ही दो संख्या दी गई है जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं 37,800 के, तो करते हैं। देखिए 2 से, 2 एकन 2, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 नम 18 और 2 जीरो। फिर 2 से 2 नम 18, 2 चौक 8, एक बचा, 2 पंजे 10 और एक जीरो का जीरो आ जाएगा। फिर 2 से 2 का पढ़ा 9 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8, एक बचा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10।
अब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसको 3 से देखते हैं, तो पहले जोड़कर देखेंगे अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं। 7 4 11, 11 5 16 और 2 18, 18 तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या भी विभाजित होगी। तिनिकन 3, एक बचा, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15। फिर यहां से यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, तिनिकन 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर एक बचेगा, 3 पंजे 15। फिर यह संख्या विभाजित होगी 5 से, 5 दिया 15, 2 बचे यहां पर, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35, और फिर 7 से विभाजित होगी, सातिगन 7। तो संख्या 37,800 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें 1 2 3, 3 बार तो 2 है, 1 2 3, 3 बार 3 है, और 2 बार यहां पर 5 है, और 1 बार 7 है। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 3 बार 3 2, 3 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 7। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। अब हमको बताना है इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या 316 का गुणनखंड नहीं है। देखिए गुणनखंड 316 के जो भी गुणनखंड होंगे, जितने भी गुणनखंड होंगे, वह 316 को पूरा पूरा विभाजित करेंगे। तो हम देख लेते हैं इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रही है, वही संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगी। तो देखिए 1 से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है, तो 1 से 316 को भाग करेंगे, शेषफल 0 ही आएगा। तो ये तो गुणनखंड है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हुआ। 158, देखिए 158 दूनी 316 ही हो जाएगा, 2 से अगर इसकी गुणा करें, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 11, हासिल 1 2 एकन 2 और 1 3, 316 आएगा। तो 158 से 216 दो बार विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये तो गुणनखंड है। हमको ढूंढनी है जो गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं 79। अगर देखिए 79 से इसको भाग करेंगे तो इसकी कितनी बार पढ़ा चला जाएगा, देखिए 4 बार। 79 4 जा, 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, 316। तो 79 के पहाड़े में 316 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, तो ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या भी इसका गुणनखंड थी, हमको वो ढूंढनी है जो गुणनखंड नहीं है। अगर देखिए 8 से इसको भाग करें, 8 तिया 24, बचेंगे यहां पर 8 तिया 24, 7 बचेंगे 76, 76 8 से विभाजित होगा नहीं। तो यही वह संख्या है 8 जो इसका गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, इस संख्या में देखिए एक संख्या के ये गुणनखंड हमको दिए गए हैं कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो इस संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड बताने हैं हमको कितने हैं। इस संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। देखिए यहां पर हमको अभाज्य गुणनखंड में केवल हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं, पर 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं है। तो यहां पर दिया गया है 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। तो इन संख्या किसी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं उसमें 4 दिया गया है, पर 4 अभाज्य संख्या नहीं होता। तो 4 को हम लिखते हैं 2 की घात 2, और फिर उसकी घात यहां पर है 11, 7 की घात 5 और 11 की घात 3। तो ये 2 की घात से घात की गुणा होगी, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 7 की घात 5 और 11 की घात 3। अब देखो इस संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है, 2 7 और 11। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हमको कुल अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कितने हैं। तो जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिया जाए और उसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर तुम्हें बतानी हो, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड तो कितने होंगे, केवल इन अभाज्य संख्याओं की जो घात दी गई है उनको जोड़ लेंगे। 2 की घात 22 थी तो 22, 7 की घात यहां पर 5 है तो 5, प्लस 11 यहां पर कितनी बार है, 3 बार। तो इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 22 हो जाएंगे यहां पर 30। तो इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हमको दिए गए हैं,
इन अभाज्य गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको मिली है 30। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। जब भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिए जाएं और उनके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली हो, तो आपको केवल अभाज्य संख्याओं की जो घातें दी गई हैं उनको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ 2 की घात 22 है, इसका मतलब है 2 यहाँ पर 22 बार है, तो 22 बार 2 आया है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 22 तो ये हो जाएंगे। 7 5, 7 5 बार है तो 7 5 लिख लेंगे इसकी घात, और 11 3 बार है तो इसकी घात 3 लिख लेंगे। सभी घातों का योग कर देंगे तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, और वह आई है 30। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और प्यारे छात्र छात्राओं, इस पाठ से संबंधित पिछली प्रवेश परीक्षा में केवल यही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने आज की इस कक्षा में हल कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को पूरा देखिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने सभी साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।